गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुणेश, नाज, अजय, सौरभ, मुकेश। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। ओके, आज हमारा लास्ट डिस्कशन है और हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है नॉइज पोल्यूशन। छोटा चैप्टर है, आसानी से हम समझ लेंगे। कई सारी चीज़ें पुरानी बातें होंगी जो मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए अपना। सबसे पहले बात करते हैं कि सर नॉइज क्या होता है। आप लोग से अगर मैं पूछूं तो नॉइज क्या होता है, किस चीज़ को आप नॉइज बोलते हैं। दो चीजें, दो वर्ड आती हैं, एक आती है नॉइज, एक आता है साउंड। एक आता है नॉइज, दूसरा आता है साउंड। सेम साउंड अगर आपके लिए वो अनवांटेड है, अगर आपके लिए वो अनप्लीजेंट है, तो वो आपको नॉइज लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई अपना गाना सुन रहा है हाई म्यूजिक के साथ, उसको वो साउंड लग रहा है, बट आपके लिए वो इरिटेटिंग हो जाता है, आपके लिए वो अनप्लीजेंट हो जाता है, आपके लिए वो अनवांटेड हो जाता है। यू कॉल दैट एज नॉइज। आप उसको नॉइज बोल देते हैं, आप उसको नॉइज बोल देते हैं। प्रॉब्लम क्यों है, क्यों इस नॉइज पोल्यूशन को पढ़ने की जरूरत पड़ गई, क्यों इवन आपकी जो सबसे पहली बातें जो हुई थी, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आपका एयर पोल्यूशन एंड मतलब एयर प्रिवेंशन जो कंट्रोल एक्ट आया था, उसी के अंदर आपको इसकी बात की गई थी, नॉइज पोल्यूशन की बात की गई थी। अल्टीमेटली देखा जाएगा तो नॉइज पोल्यूशन का जो एक्ट है वो 2000 के आसपास आपको आया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक बार चेक कीजिए, 2000 के आसपास ही आया था ना। नॉइज पोल्यूशन का जो फाइनल आपको एक्ट आया था वो, हाँ, 2000 का ही आसपास आया था। मतलब नॉइज पॉल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो आपकी आई थी, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये आपको आया था 2000 वाला। बेसिकली ये जो एयर पोल्यूशन एक्ट था 1981, उसी के अंडर थी बातें थी। तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल वाला जो पार्ट है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल वाला जो पार्ट है, वो इसी के आधार पे हम लोग बात किए। अब नॉइज पोल्यूशन के रिगार्डिंग अगर समझिएगा, तो नॉइज पोल्यूशन क्यों पढ़ना जरूरी हो गया, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन क्या हो रहा था कि अब आपको अगर कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी साउंड के, और दूसरा कि लॉन्ग एक्सपोजर भी आप दे दिए, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैवी इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा होता होगा, वो लोग देखोगे आपको 50 50 55 की एज में आपको ऐसे सुनने लगेंगे, अरे क्या बोले जी, आवाज़ नहीं आ रही। तो उनके कान में क्या हो रहा है, आवाज़ उनके क्या हो रहा है कि ये, वो अब उनको उतनी अच्छे सुनाई दे नहीं रही है, तो उनकी हियरिंग कैपेसिटी जो थोड़ा लूज हो गई है, या वो हाई इंटेंसिटी वाले ही साउंड सुन पा रहे हैं, लो इंटेंसिटी वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आपको दिखेगी। तो जनरली बोला जाता है एक्सपोजर टू लोड एंड इंटेंस साउंड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड कॉज टेम्पररी हियरिंग लॉस टू परमानेंट हेल्थ डिसऑर्डर सच एज हेडेक भी हो सकती है आपको, नोजिया, इंसोम्निया, वॉमिटिंग, कॉमा और डेथ, मतलब इस सब की चीजें हो सकती है। और इसी वजह से हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल आपको नॉइज से अच्छी भी हो रही है और नॉइज से आपकी खराब भी हो रही है। तो हम खराब वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं अभी, हम अभी खराब वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग कुछ ये वेवलेंथ ये सब जानते हैं, थोड़ा याद है कि मुझे बताना होगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या आप लोगों को थोड़ा वेवलेंथ वगैरह याद है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ याद है।
थोड़ा मोड़ा भी कुछ याद है तो बताना। इस साइड में साउंड प्रेशर ले रहा हूं, इस वाले एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया है, और इस वाली एक्सिस में मैंने डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, इस वाले एक्सिस में मैंने डिस्टेंस ले लिया। क्रेस्ट ट्रफ की बात नहीं हो रही राहुल बच्चा। ठीक है, ये जो आपकी हाइट है इसको आप एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक टॉप से दूसरे टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप वेवलेंथ बोल देते हैं। ठीक है, एक टॉप से दूसरे टॉप के बीच का जो टाइम है इसको आप पीरियड बोल देते हैं, इसको आप पीरियड बोल देते हैं, इसको आप पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर पीरियड क्या होता है, तो पीरियड को आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स ए पीक अराइव इन 1 सेकेंड, कितने आपके पीक अराइव होते हैं 1 सेकेंड में, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। कल को कोई आपसे पूछा कि सर फिर वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताइए। वेवलेंथ अब बेसिकली आपको डिस्टेंस वाले पार्ट को इंक्लूड करना है, तो टाइम हो गया आपका पीरियड, दैट इज 1/f इनटू वेलोसिटी कर दो तो सी, सी आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया बेसिकली, सी आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो लैम्डा इज नथिंग बट द वेवलेंथ, पीरियड हो गया 1/f, एफ क्या हो गया, नंबर ऑफ पीक यू आर गेटिंग इन 1 सेकेंड। तो ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हैं। इज दैट क्लियर? ये बातें क्लियर है, बेसिक बातें थी, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, टू क्रस्ट या टू ट्रफ डिस्टेंस वेवलेंथ, हाँ बाबा, हाँ बाबा सिद्दीकी, क्लियर है? अप टू दिस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहां तक ये सारी बेसिक्स हैं, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ नहीं। दूसरी बात, दूसरी बात, कोई आपसे वैसे पूछे कि भैया जो साउंड प्रेशर है, जो आपका साउंड प्रेशर है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप बोलते हो तो साउंड प्रेशर वेव में, मतलब जो वेव है उस साउंड प्रेशर वेव में आपको कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से आपको चलता है साउंड। तो जो आपका साउंड प्रेशर होता है वो टोटल जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके आ रही है, टोटल जो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रही है, टोटल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको उस टाइम आ रही है, माइनस जो आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर है जिसको आप लोकल प्रेशर भी बोलते हो, बैरोमेट्रिक प्रेशर, तो इससे आपको आ जाएगा साउंड प्रेशर, निकाल सकते हो, इससे आप अपना साउंड प्रेशर निकाल सकते हो। अनदर बेसिक्स, अनदर बेसिक। ठीक है, जो भी आपका टोटल साउंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो माइनस बैरोमेट्रिक प्रेशर कर दोगे तो आपका टोटल साउंड प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि सर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसको आप बोल देते हैं आई बेसिकली, ये हो जाएगा आपका W डिवाइडेड बाय एरिया, W डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ जो एरिया है वो होगा एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर द मोशन ऑफ द वेव, और जो W है वो आपका पावर ऑफ साउंड वेव होगा इन वॉट। तो मैं सबका यूनिट एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए, W जो है आपका पावर ऑफ साउंड वेव, यूनिट रहेगा वॉट में। ए हो गया आपका एरिया
परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ साउंड वेव। आई जो है आपका वो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो इंटेंसिटी है इसका एक और फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज पी आर एम एस। आर एम एस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू सी, डिवाइडेड बाय रो इंटू सी। सो पी आर एम एस का होल स्क्वायर है बाय द वे, डिवाइडेड बाय रो इंटू सी। ये आपके इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला दिया गया है। पी आर एम एस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पी आर एम एस इज बेसिकली रूट मीन स्क्वायर of sound pressure. Rho is the density of the medium in which sound is moving. E हो गया आपका velocity of the sound wave. Velocity of the sound wave. E हो गया आपका velocity of the sound wave. E हो गया आपका velocity of the sound wave. यहां तक ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपकी बेसिक्स 11th 12th की बातें हैं, जो आपको पता होना चाहिए था, जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं पता था तो अब नोट कर लिया आपने, अब से शायद आपको ये बात पता रहेगी। एक और बात, दो वर्ड आपने सुना होगा, इको और रिवर्बरेशन। इको और रिवर्बरेशन क्या होता है दोनों वर्ड? आप सब लोगों ने इको और रिवर्बरेशन दो वर्ड सुना होगा, क्या होता है वो वर्ड? क्या होता है वो वर्ड बताइए। दो वर्ड सुना होगा ना, इको आ रही है, या सुना होगा आपने रिवर्बरेशन आ रही है। रिपीटेड साउंड को इको बोल रहे हैं आप लोग, कौन बोल रहे हैं रिपीटेड साउंड? बाकी लोग इको को जानते ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं इको। शुक्रला बोल रहे हैं एक बार बोलने पे दो बार साउंड आती है, वो है वही है। वो कौन सा है, इको है या रिवर्बरेशन है? रिपीटेड साउंड। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल बोल रहा हूँ,
अगर आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है, या मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, और यहीं पास में किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बात मेरी टकरा के यहीं पे सुनाई दे रही है मुझे, थोड़े डिस्टेंस में, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोल देते हैं। और इको जो होगा वो आपका थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस की बात होगी, और इको जो होगा आपको वो जनरली पूरा क्लियर सुनाई देगा, वो पूरा क्लियर सुनाई देगा। रिवर्बरेशन जो है आपको एकदम क्लियर या डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेगा। है दोनों सिमिलर चीजें, एक छोटे डिस्टेंस के लिए बोल सकते हो, एक बड़े डिस्टेंस के लिए बोल सकते हो, ठीक है। दोनों आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ही है, दोनों आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से ही डेवलप होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, जिसे आपका देखोगे, एक एग्जांपल मतलब एक डिफरेंस आपको अगर बोलूं, तो इको जो है वो आपका ओपन रूम हो या क्लोज रूम हो, दोनों में इको आपका डेवलप हो सकता है, दोनों में आपका इको डेवलप हो सकता है। लेकिन रिवर्बरेशन क्या है, हमेशा क्लोज रूम की बात होगी। रिवर्बरेशन जो है आपका है वो कभी ओपन रूम में या ओपन एरियाज में आपको नहीं पता चलेगा। तो इको जो है आपका वो आपका जो है वो मतलब ओपन एरिया और क्लोज एरिया में दोनों में दिखेगा आपको। है दोनों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ही है, दोनों आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ही, बट इको विल बी फॉर्म्ड इन ओपन एंड क्लोज स्पेस। बट रिवर्बरेशन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्लोज स्पेस में ही होगा, जहां पे आपको बहुत सारे मल्टीपल ऐसे रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये चीज आपको होगा। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हॉल रहते हैं, बड़े बड़े जो आपके ऑडिटोरियम रहते हैं, उसका इनर साइड, या आपके मूवी हॉल जो रहता है उसका इनर साइड आपको लाइनिंग कर दी जाती है। इनर साइड वो आपको क्या करते हैं, प्रॉपर कोटिंग कर देते हैं, कई बार फोम का यूज होता है। अल्टील क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो एक्चुअली आपका यही दोनों चीजें कम करना चाहते हैं, वो यही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जो है वो कम करना चाहते हैं। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड डाटा देखें तो स्टैंडर्ड डाटा बोलता है कि रिवर्बरेशन टाइम जो है आपका, रिवर्बरेशन टाइम जो है आपका, अगर आप बात करें रिवर्बरेशन टाइम की, तो वो 0.3 टू 0.4 सेकेंड, एक स्टैंडर्ड रेंज में आपको बता रहा हूँ। रिवर्बरेशन की जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, रिवर्बरेशन की जो टाइम बता रहा हूँ, 0.3 टू 0.4 सेकेंड, ठीक है, ये एक है। ज्यादा अगर आपका रिवर्बरेशन टाइम होगा, रिवर्बरेशन टाइम अगर आपका ज्यादा होगा, इफ इट विल बी मोर, मोर रिवर्बरेशन टाइम क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मोर नॉइजी आपको एरिया बना देगा वो। और मोर नॉइजी अगर आपका एरिया रहेगा, तो आपकी जो स्पीच की क्लैरिटी रहेगी, लेस स्पीच क्लैरिटी, अगर आप पाएंगे कि भैया आपकी रिवर्बरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है टाइम, और इसके वजह से आपको क्या दिख रहा है कि स्पीच की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इज इट गुड फॉर अस और लेस, मतलब इट इज बैड फॉर अस, ये क्या हो रहा है आपका, ये सही है आपके लिए, गलत है? टेल मी क्विकली, ये आपके लिए सही है या गलत है? ये आपके लिए सही है या गलत है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर आपका मोर रिवोल्यूशन टाइम रहेगा, मोर रिवोल्यूशन टाइम रहेगा, सो इट इज नॉट गुड फॉर डियर ना, वो आपका नॉइजी लेवल बढ़ा दिया है, तो आपको ये सही नहीं है ना, ठीक है। स्पीच क्लैरिटी नहीं रहेगी, फिर आप इरिटेट हो गए, फिर आपके स्ट्रेस डेवलप होगी। तो एक रेंज आपको मैंने बता दिया, इस रेंज से एक स्टैंडर्ड रेंज है, ठीक है, ऊपर नीचे रह सकता है किसी बुक में, एक बड़े स्टैंडर्ड रेंज है आपका ये। बट ज्यादा आपको अगर दिखता है, इससे कहीं ज्यादा आपको दिखता है, तो भैया आप समझ जाओ कि वो फिर आपके लिए खराब है, उसके लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि सर इस नॉइज को मेजर कैसे करें, इस नॉइज को मेजर कैसे करें। तो जब हम नॉइज को मेजर करने निकले तो हमने पाया कि देखो भैया, जो हमारा एक नॉइज है वो तो दो टर्म में बातें हो सकती है उसकी। या तो उस नॉइज में जो आपको प्रेशर मिला है, जो प्रेशर आपको मिला है, होता है ना जब आप चिल्लाते हैं तो ज्यादा प्रेशर है आपका, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो आपके आसपास का जो एयर है वही प्रेशर चेंज करके दूसरे के कानों तक पहुंच पाता है। तो प्रेशर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि हम उसको मेजर कर पाए। दूसरा है इंटेंसिटी, दूसरा है इंटेंसिटी, दो तरीके हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि नॉइस को जो एक मेजरमेंट के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीएल। शॉर्ट फॉर्म इसको एसपीएल बोलते हैं, वैसे इसका नाम है साउंड प्रेशर लेवल, याद रखिएगा,
वैसे इसका नाम है साउंड प्रेशर लेवल। और बोले कि साउंड प्रेशर लेवल जो है आपका वो 20 लॉग बेस 10 पी अपॉन पी नॉट होगा। पी अपॉन पी नॉट होगा। पी नॉट क्या रहेगा? आपका रेफरेंस प्रेशर रहेगा। और यही अगर आप इसको इसी साउंड प्रेशर को अगर आप इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 10 लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। आई अपॉन आई नॉट किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं? आपका इंटेंसिटी के टर्म्स में। अब दोनों का रेफरेंस प्रेशर मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं। अगर आप प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं तो आपका रेफरेंस प्रेशर जो हम लोग लेते हैं वो है 20 माइक्रो पास्कल। बोलोगे सर 20 माइक्रो पास्कल ही रेफरेंस प्रेशर क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे लिए जो ऑडिबल साउंड होता है उसका जो प्रेशर रहेगा वो मोर देन 20, मतलब 20 माइक्रो पास्कल जो है हमारे लिए एक बोल सकते हो कि एक बाइफर्केशन पॉइंट हो जाता है कि भैया इससे ज्यादा ही हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, उससे कम अगर प्रेशर है तो उसको हम लोग ऑडिबल साउंड नहीं बोलते हैं। ठीक है। पी आपका प्रेशर किसी भी जगह का जहां का आप निकालना चाह रहे हो, किसी भी साउंड सोर्सेस का जिसका आप साउंड प्रेशर लेवल निकालना चाह रहे हो वो आपका पी हो जाएगा। वो आपका पी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो आप साउंड प्रेशर लेवल जो आप निकालते हो इसकी जो यूनिट होती थी, यूनिट पहले तो एक्चुअली बेल होती थी, बेल। लेकिन बेल थोड़ा बड़ा यूनिट देखा गया, इसलिए मैंने बोला कि इसका 1/10 कर दो और इसका नाम बोल दो डेसिबल। तो डेसिबल आजकल ज्यादा फेमस हो गया है, डेसिबल आपको ज्यादा फेमस हो गया है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, दैट इज डीबी। स्मॉल डी कैपिटल बी, स्मॉल डी कैपिटल बी। ये सारी बातें सब लोगों को क्लियर है? ठीक है। एक ऐसे ही रेंज बोला जाता है कि जो स्मॉलेस्ट साउंड हमारा ह्यूमन ईयर की अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है ना, वो मिनिमम जो साउंड मतलब कर रहा होगा वो है 1 dB और मैक्सिमम 180 dB। ये एक रेंज बोली जाती है। ऐसा नहीं है, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। बट एक आपको एक स्टैंडर्ड जो दी जाती है कि भैया आपका जो सबसे मिनिमम साउंड है वो 1 dB तक आप जा सकते हैं, और दूसरा जो आपका है वो 180 dB तक सुन सकते हैं। ठीक है, फॉर ह्यूमन, फॉर ह्यूमन। कुछ बच्चे पूछ रहे सर पी नॉट क्या है? पी नॉट आपका रेफरेंस प्रेशर है बच्चा। आपने एक रेफरेंस प्रेशर लिया है, रेफरेंस प्रेशर। रेफरेंस प्रेशर हमने कैसे सेलेक्ट किया है? अपने ह्यूमन के हिसाब से सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम ही लोग पढ़ रहे हैं, अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमने ह्यूमंस के हिसाब से सेलेक्ट किया है। अगर कुत्ते के हिसाब से सेलेक्ट करते तो अलग होता। आपको मालूम है कि डॉग्स इससे भी कम में 20 माइक्रो पास्कल के कम प्रेशर से भी सुन लेता है वो, बट हम लोग नहीं। हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो ह्यूमन के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है। इंटेंस आई नॉट भी वही है, आपकी रेफरेंस इंटेंसिटी है, रेफरेंस इंटेंसिटी है, और इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 10⁻⁻12 डब्लू पर मीटर स्क्वायर। डब्लू पर मीटर स्क्वायर, डब्लू मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो उसकी यूनिट है टिपिकल, जो उसकी यूनिट है टिपिकल इंटेंसिटी की, डब्लू पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखना, कई बार आपको पूछा जाता है। सर एल नॉट की भी वैल्यू होती है क्या? एल नॉट क्या है बच्चा? अच्छा सुमन, आई नॉट ना, आई नॉट की वैल्यू तो मैंने दे दिया है ना, उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, कुछ कुछ इससे हम सीख सकते हैं। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन एक बन जाएगा, वो लोग बोलेगा कि ये जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है, क्या ये प्रेशर के स्क्वायर में है? मतलब प्रेशर का स्क्वायर अगर आप करोगे, प्रेशर का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या वो आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की बात कर रहा होगा? ये ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लो आप, जो लोग थोड़ा सा मैथ्स वाले पार्ट में अच्छे हैं वो लोग फटाफट क्लिक कर पाएंगे। इस 20 को बच्चा मैं 2 × 10 लिख सकता हूं ना? इस 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूं ना? इस 2 को अगर मैं लॉग के अंदर भेजूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना? इस 2 को अगर मैं यहां भेजूंगा लॉग के अंदर तो वो स्क्वायर बन जाता है ना? जिनको मैथ्स की थोड़ी सी समझ है वो बता पाएंगे। 2 × 10
20 की जगह मैं 2 × 10 लिख सकता हूं। इस 2 को अगर मैं लॉग के अंदर भेजूंगा तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये बाहर आपका 10 बच गया, इधर भी आपका बाहर 10 बच गया। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो क्या पाओगे कि इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी जो है आपकी, वो प्रेशर के दुगनी है, वो स्क्वायर ऑफ द प्रेशर है, और स्क्वायर ऑफ द प्रेशर है। तो इसमें आप एज ए नोट लिख सकते हो कि इट कैन बी द सीन दैट साउंड इंटेंसिटी वेरीज एज ए स्क्वायर ऑफ द प्रेशर वेव। एज ए नोट आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट 1 में आपको लिखवा रहा हूं, साउंड इंटेंसिटी varies, sound intensity varies as the square of, sound intensity varies as the square of pressure wave, as the square of pressure wave मत बोलो, square of sound pressure। नोट नंबर 1। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा क्या बोल रहा है इसी वाले फॉर्मूले में? अच्छा, ये वाला जो मैंने लिखा है इसको मिटा दीजिएगा ना, ये बस आपको समझाने के लिए बताया था। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर आप साउंड प्रेशर लेवल में 20 इंक्रीज करते हैं तो आप क्या पाएंगे, जो आपका पी वाला पार्ट है वो आपका 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वो आपका 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो इसको आप बोल सकते हो लाउडनेस ऑफ साउंड, तो वो आपका 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो क्या बोल रहा है सेकेंड नोट, इफ 20 डेसिबल इंक्रीज, 20 डेसिबल increase of sound pressure level takes place, then loudness of sound, in bracket I'm writing P, will increase by 10 times। अब ये भी आप मैथमेटिकली करके देख लीजिए, ये भी आप मैथमेटिकली करके देख लीजिए, ये भी आप मैथमेटिकली करके देख लीजिए। तो इफ 20 डेसिबल इंक्रीज ऑफ एसपीएल टेक्स प्लेस, अगर आपने 20 डेसिबल एसपीएल बढ़ाया है तो आप क्या पाएंगे कि आपकी जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, जिसको आप इस लाउडनेस ऑफ द साउंड को कई लोग सिर्फ साउंड प्रेशर भी लिख देंगे, आपको एग्जाम में साउंड प्रेशर भी लिख देंगे, ठीक है। तो साउंड प्रेशर विल इंक्रीज बाय 10 टाइम्स। अगेन मैथमेटिकली करके देख लीजिए, चलिए, तो ये बातें आप सब लोगों को समझ में आ गई है। फॉर्मूला देखो, ये खासकर ये वाला फॉर्मूला ज्यादा दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं, ठीक है। ऊपर वाला खासकर पी वाले से ज्यादा आपको जाएगा, इंटेंसिटी वाला आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट हाँ आपको पता दोनों होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में तो दोनों आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो आपका, द ह्यूमन हियरिंग रेंज डिपेंड अपॉन बोथ द पिच ऑफ द साउंड वेर इट इज हाई और लो एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड, दोनों पे आपका डिपेंड करेगा। पिच इज मेजर्ड इन हर्ज एंड द लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल, दोनों आपको बता दिया। पिच भैया आप हर्ज में मेजर कर रहे होगे, और जो लाउडनेस है वो आपको डेसिबल में मेजर कर रहे होगे। अब यहां पे बताया कि फॉर एन पर्सन विथ अ नॉर्मल हियरिंग व्हेन इट कम्स टू पिच द ह्यूमन हियरिंग रेंज स्टार्ट लो एट 20 हर्ज, मतलब हम जो हमारी जो रेंज है वो यही है, ये आप लोग तो जानते होंगे बचपन से कि हम लोग 20 से 20,000 हर्ज के बीच में सुन पाते हैं। जनरली कुत्ते या वैसे लोग जो जमीन से चिपके हुए रहते हैं, वैसे जीव जो जमीन से सटे हुए रहते हैं, जैसे चूहा हो गया, ये सब आपकी जो हो गई, वो आपके 20 हर्ज से कम भी सुन पाते हैं, वो आपके 20 हर्ज से कम भी सुन पाते हैं, ठीक है। एज फार एज लाउडनेस इज कंसर्न, ह्यूमन कैन टिपिकली hear starting from 0 decibel sound that are more sound
दैट आर मोर देन 85 डेसिबल कैन बी डेंजरस, मतलब वो 0 डेसिबल से सुन सकता है और 85 डेसिबल के आगे आप देखोगे तो वो आपके लिए थोड़ा डेंजरस तो रहेगा ही, अगर आप उससे ज्यादा टाइम तक उस प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहोगे। तो एक मैंने आपको यहाँ पर रेंज दे दिया है कि हर चीजों में लगभग कितना आपको डेसिबल रहता है, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कौन ज्यादा आपको साउंड निकाल पा रहा है। जैसे देखिए आपकी नॉर्मल स्पीच जो होती है वो 55 से 65 के आसपास होती है। रेफ्रिजरेटर की जो आपकी साउंड आती रहती है वो उससे थोड़ी लगभग 35-45 के आसपास होती है। म्यूजिक कंसर्ट में आप 105 तक भी जा सकते हो लगभग। फिर हैवी सिटी ट्रैफिक में अगर देखा जाता है एवरेज तो 85 के आसपास हो जाती है। एम्बुलेंस आपका हो गया कि वही 115 के आसपास। जेट इंजन जो आपके होते हैं एयरक्राफ्ट वाले इंजन वो अराउंड 135-145 के बीच में चल रहे होते हैं। फायर क्रैकर्स आपको 155 टू 165 के बीच में चल रहे होते हैं। तो ये आपके एक जनरल कंपैरिजन के लिए मैंने आपको दे दिया ताकि आप इसको दिमाग में रखें, ठीक है। अब बात करते हैं सर समझने वाली बात। देखो अभी तक जो हमारा था थ्योरेटिकल वाली बातें थी, समझने वाली बातें थी, वो हमने समझ लिया। अब थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बातें करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बातें करेंगे। ध्यान समझना, डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप कर लोगे। क्या बोलता है? टोटल साउंड प्रेशर लेवल निकालना। अब देखो कहीं पर क्या होता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल 4 जनरेटर चल रहा है आपके शादी में, 4 जनरेटर चल रहा है। सारे जनरेटर अलग अलग आपको साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबका आपका अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सबका आपका अलग अलग प्रेशर में आपका साउंड लेवल प्रोड्यूस हो रहा है। अब सबका अलग अलग साउंड लेवल प्रोड्यूस होगा, अगर सबका अलग अलग साउंड प्रेशर लेवल प्रोड्यूस होगा तो भैया सबका साउंड प्रेशर लेवल भी अलग अलग होगा। और वही साउंड प्रेशर लेवल जो एसपीएल की हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल L1 है, L2 है, L3 है, LN है, अप टू LN है, ऐसे आपके LN तक हो सकते हैं। कल को कोई आके बोला अरे भैया एक बात बताओ कि टोटल साउंड प्रेशर लेवल कितना आ रहा है, टोटल साउंड प्रेशर लेवल कितना आ रहा है, ये आपसे पूछेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है सर निकाल लेंगे, बट हमको सर जो फॉर्मूला है साउंड प्रेशर लेवल का वो फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 20 log बेस 10 P अपॉन P नॉट। सर हमारा जो फॉर्मूला है उसमें लॉग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको टोटल साउंड प्रेशर मतलब TSPL निकालना है तो यही P की जगह आपको हो जाएगा RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, कुछ नई चीज नहीं है, आप लोगों ने कई बार ये चीज निकाला होगा लाइफ में, बस अभी आप इस टर्म्स को शायद पहली बार देख रहे होंगे या कई लोगों ने इसको पहले भी देखा होगा। अब मेरा फॉर्मूला में थोड़ा बदलाव कर दिया मैंने, सेम एसपीएल का फॉर्मूला था बट मैंने पी की जगह पीआरएमएस लिख दिया। पीआरएमएस आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग आपके फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के लिए देखें तो फर्स्ट केस के लिए L1 है और आपका 20 log बेस 10 P1 अपॉन P नॉट है। तो यहां से आप मुझे एक P1 निकाल के दे सकते हैं क्योंकि P नॉट आपको नोन है, L1 भी आपको गिवन है। सिमिलरली आपके पास L2 होगा दैट इज 20 log बेस 10 P2 अपॉन P नॉट। तो इस वाले जनरेटर के लिए जो आपका P2 आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो आप मुझे निकाल के दे सकते हैं। तो P1 निकल गया, P2 निकल गया। सिमिलरली आप P3 P4 P5 जहां तक है आप निकाल के दे सकते हैं। अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है PRMS, रूट मीन स्क्वायर। कैसे होगा देखो सर, अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस P3 का स्क्वायर प्लस 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 डॉट अप टू PN का स्क्वायर। इसी को आप बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, इसी को आप बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्लियर है सबको? फॉर्मूला क्लियर है सब लोगों को? फॉर्मूला क्लियर है? कोई दुख दर्द कोई समस्या है तो बताइए। फॉर्मूला क्लियर है? कोई दुख दर्द है कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है, देखो अल्टीमेटली क्या है ना बच्चा, देखो बेसिक समझोगे ना तो समझ जाओगे। मैंने याद है आपको बोला था जब पीएच बोला था तो हम लॉग से डायरेक्टली नहीं खेलते सर। जब भी लॉग वाली बात आती है, जब भी लॉग वाली बात आती है तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं सिंपली, अपन क्या करते हैं सिंपली पहले लॉग वाले पार्ट को हटा के खेल लेते हैं। याद है कॉन्सेंट्रेशन से खेल लेते थे और कॉन्सेंट्रेशन से खेलना हमारा बंद हो गया तो वापस फिर उसको हम लॉग में रिप्रेजेंट कर देते थे।
तो वही चीज यहां पे भी है कि हम डायरेक्टली लॉग से ना खेल के, ऐसा आपको पूछ रहा है कि भैया L1 L2 L3 अलग अलग जनरेटर आपको अलग अलग साउंड प्रेशर लेवल दे रहा है और आपको एक टोटल निकालना है, तो हम ऐसे नहीं कि L1 प्लस L2 एवरेज एवरेज नहीं ले लिए, ऐसा नहीं किया हमने। हमने क्या बोला कि अच्छा L1 जो है आपका साउंड प्रेशर लेवल जो है वो किस प्रेशर के लिए था, P1 के लिए था, L2 किसके लिए था, P2 के लिए था, L3 किसके लिए था, P3 के लिए था। तो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। एक बार हमारे पास P1 P2 P3 आ गया, फिर उसका हम रूट मीन स्क्वायर ले लेते हैं और उसके बाद हम उसको फिर से लॉग के टर्म्स में बता देंगे। तो मतलब आपने यहां रूट मीन स्क्वायर निकाल लिया, मतलब सबका P1 P2 P3 निकाल लिया, फिर उससे रूट मीन स्क्वायर ऑफ प्रेशर निकाल लिया, फिर उसको आपने क्या किया, फिर से लॉग के टर्म में डाल दिया। अब P की जगह आपका PRMS था, बस इतना ही खेला है, बस इतना ही खेला है। एक क्वेश्चन करना चाहोगे इससे, एक क्वेश्चन करना चाहोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। चार यहां पे आपको शायद आपसे पूछ रहा है, चार सोर्सेस हैं, 60 है, 69 है, 70 है, 79 है। चलो बहुत बढ़िया, खेलो फटाफट। आपसे टोटल साउंड प्रेशर लेवल निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे टोटल साउंड प्रेशर लेवल निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे वो टोटल साउंड प्रेशर लेवल निकालने के लिए बोल रहा है, टोटल साउंड पावर लेवल निकालने के लिए बोल रहा है। जस्ट ये क्वेश्चन बस मैं आपको, ताकि मेथड समझ में आ जाए, तो सब लोग कीजिए अच्छे से, ताकि फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत ना पड़े, एक क्वेश्चन साथ में कर लीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, फटाफट बन जाएगा आपसे। आपके पास L1 L2 L3 दे रखी है, उसके आधार पे आप P1 P2 P3 निकालें। एक बार आपका P1 P2 P3 आ गया, फिर आपके लिए PRMS निकालना कोई डिफिकल्ट बात, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए वो। L1 है आपका फर्स्ट, देखो फॉर्मूला में कैसे लिख रहा हूं, L1 इज इक्वल टू 20 log बेस 10 P1 अपॉन P0। ये क्या हो जाएगा, L1/20 इक्वल टू log बेस 10 P1/P0। अब इसको अगर मैं जो log चेंज करना पड़ेगा, तो P1/P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर L1/20। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P0 10 टू दी पावर L1/20। अब इसी के आधार पे हमको समझ में आ जाएगा कि बाकियों का भी निकाल सकते हैं। तो P2 हो जाएगा आपका P0 10 टू दी पावर L2/20। P3 हो जाएगा आपका P0 10 टू दी पावर L3/20। P4 हो जाएगा P0 10 टू दी पावर L4/20। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट, लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट। चलिए, तो फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, PRMS निकालना है मुझे, मुझे तो अल्टीमेट PRMS निकालना है। तो अंडर रूट में P1 हो गया आपका P0। एक काम करते हैं, P0 को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि सब में स्क्वायर होने वाला है। तो P0 को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 10। फर्स्ट केस में L1 आपका कितना है, 60। 60 डिवाइड बाई 20 हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 10। सेकेंड आपका L0 है 69, तो 69 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 70 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर प्लस 10, पावर है 79 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको PRMS मिल गया, यहां से आपको PRMS मिल गया, यहां से आपको PRMS मिल गया।
तो आप सब लोग बताइए, पी आर एम एस इक्वल टू पी नॉट है आपके साथ में, इनटू जो भी मल्टीप्लाई करके आ रही है वो बताइएगा, जो भी आपको ये अंडर रूट निकाल के आ रही है बताइएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी पीआरएमएस आएगा, जो भी आपका पीआरएमएस आएगा, आपको तो टोटल साउंड प्रेशर लेवल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 20 लॉग बेस 10 पी अपॉन पी नॉट, पी अपॉन पी नॉट। तो 20 लॉग बेस 10 पीआरएमएस हमारा जो भी आ रही है आप बता दीजिएगा। पी नॉट तो आपका 20 माइक्रो पास्कल ही रहेगा, या पी नॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर भी पी नॉट होगा नीचे भी पी नॉट होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लोग मुझे टोटल साउंड प्रेशर लेवल निकाल के बता सकते हैं इन डेसिबल, इन डेसिबल। सुमन और रिया का जवाब आ चुका है, सुमन और रिया का जवाब आ चुका है 79.9। बीडी नहीं होता है रिया, इट इज डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को स्मॉल डी और कैपिटल बी से, स्मॉल डी और कैपिटल बी से। तो फाइनल आंसर जो दे रहे हैं सुमन और ये रिया, ये 79.9 दे रहे हैं। क्या सब लोगों का यही आया है? क्या सब लोगों का यही आया है? निशा का भी सेम है 79.9, मोहम्मद बच्चे का भी 79.9, आयुष का भी 79.9। बहुत बढ़िया, सब लोगों को ये मेथड समझ में आ गया है, सब लोगों को ये मेथड समझ में आ गया है, सब लोगों को ये मेथड समझ में आ गया है। अब आप बताना सर, ये मेथड कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, गेट वेट के लिए तो ठीक है, ईएससी वगैरह के लिए तो चलो ठीक, मतलब ईएससी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन सर ये 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कैसे खेलेंगे सर? इतना बड़ा कौन करते बैठेगा 1 मार्क के लिए, और इतना लंबा कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करना हमारे लिए कितना दिक्कत, और मतलब बहुत ज्यादा दर्द होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा? चलिए उसका सोल्यूशन निकालते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालें कि नहीं निकालें? इतना बड़ा कौन करेगा बैठ के 1 मार्क के क्वेश्चन में, इतना बड़ा कौन करेगा? फट से बनना चाहिए ना, फट से बनना चाहिए ना। चलिए तो इसी मेथड का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये सब इतनी राम कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के अपने रूल्स अपने संविधान होता है इनका, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक दो साउंड में ही काम करता है, मतलब दो आपका रहेगा, एक आपका ले लेटर से आपका एक L1 है, एक आपका L2 है, ये दो के ही केस में काम करता है, मतलब ये 3 4 5 8 में काम नहीं कर रहा है एक साथ, ये आपको L1 L2 मतलब दो के केस में ही काम करेगा, ये आपको दो के केस में ही काम करेगा। ये क्या बोलता है, L1 और L2 में अगर L1 बड़ा है, ठीक है, L1 बड़ा है L2 छोटा है, तो जो आपका LT होगा, टोटल जो होगा आपका, वो L1 प्लस X होगा। अब बोलोगे सर ये X क्या है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक टेबल दे दिया है, उसके लिए उन्होंने एक टेबल दे दिया है, L1 माइनस L2 और ये X, बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ L1 एंड L2, बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ L1 एंड L2, L1 एंड L2 उन्होंने एक क्या किया है, X की वैल्यू दे दी है। तो इसकी डिफरेंस क्या हो सकती है, या तो 0 to 1 के बीच में आएगी, या तो 2 to 3 के बीच में आएगी, या तो 4 के 8 के बीच में आएगी, या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 के बीच में आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 के बीच में आएगी। और उसके लिए X की वैल्यू क्या होगी, 3 2 3 हो गया, देन 2 हो गया, देन 1 हो गया, देन 0 हो गया। ये आपको टेबल दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप खेल पाओगे, तभी आप खेल पाओगे। लेकिन खेलने के साथ भी कुछ रूल है हमारा, खेलने में भी थोड़ा सा रूल है, रूल सीख लो पहले, शॉर्ट ट्रिक अच्छे से सीख लो पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा। देखिए आपके पास क्या है, 60 है, 69 है, देन 70 है, 79 है, ओके। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से निकालूंगा, 60 69 70 79। सबसे पहले मैंने क्या किया, उन सारे जो आपके साउंड प्रेशर लेवल थे उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। किस ऑर्डर में रख लिया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया, एक सीक्वेंस मैंने डाल दिया असेंडिंग ऑर्डर में, 60 69 70 79, 60 69 70 79, इस रेंज में मैंने रख लिया। सर अब हमारा रूल जो है वो तो सिर्फ दो के साथ में काम करता है, वो तो सिर्फ दो के साथ में काम करता है, वो तो सिर्फ आपका दो के साथ में काम करता है सर, यहां तो 4 है, तो सर क्या करेंगे, देखिए सर, जिस जिस दो में सबसे मिनिमम डिफरेंस हो, जिस दो में सबसे मिनिमम डिफरेंस हो उसको हम उठाएंगे,
उसको हम उठाएंगे। किसमें मिनिमम डिफरेंस है आपको? 69 और 70 में देखिएगा तो मिनिमम डिफरेंस है। इन दोनों का मुझे कॉम्बिनेशन बताइए कितना आएगा। डिफरेंस हो गया आपका, डिफरेंस हो गया आपका 1, डिफरेंस हो गया आपका 1। 1 डिफरेंस के लिए x की वैल्यू क्या होती? फॉर 0 to 1 x की वैल्यू क्या होती थी? 3। x की वैल्यू क्या होती? 3। किस में ऐड करेंगे सर? किस में ऐड करेंगे सर? जो ज्यादा रहता है उसमें ऐड करते हैं सर। जो ज्यादा रहता है उसमें ऐड करते, 70 प्लस ये कितना हो गया? 73 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक है 60, दूसरा है 73, तीसरा है 79। 60, 73, 79। अब सर इसमें किसमें मिनिमम, किसमें है? इन दोनों में मिनिमम है। तो इन दोनों में मिनिमम कितना हो गया सर? डिफरेंस कितना है सर? 6 का डिफरेंस है। 4 से 8 के बीच में, 4 से 8 के बीच में जो आपका डिफरेंस आता था, एक्स की वैल्यू क्या आती थी? 1। तो 79 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 80 हो गया। अब 80 और 60 में, 80 और 60 में सर कितने का डिफरेंस है सर? 20 का डिफरेंस है। अगर आपकी डिफरेंस ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 9 हो जाती है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है सर? 0 हो जाती है। x की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा सर? ये 80 हो जाएगा। आपका भी आंसर कुछ ऐसा ही आया था क्या? 79.9। आपका भी आंसर कुछ ऐसा ही आया था क्या? 79.9। आप लोगों का भी आंसर कुछ ऐसा ही आया था क्या? 79.9। आप लोगों का आंसर भी कुछ ऐसा ही आया था क्या? 79.9। अरे हाँ या ना? समझ में आया क्या मेथड? समझ में आया क्या मेथड? है ना आसान? विद इन 1 मिनट खेल सकते हो ना? विद इन 1 मिनट खेल सकते हो ना इस क्वेश्चन को? विद इन 1 मिनट खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो? विद इन 1 मिनट खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो? चलो अब ये ट्रिक याद रखना। ये सब लंबा कैलकुलेशन देखो। आप बोलोगे सर जब ये ट्रिक था ही तो इतना लंबा कैलकुलेशन हमसे क्यों करवाए? क्योंकि रीजन बच्चा कि आपका मतलब होता है ना, आपको पूरा दर्द बता दूंगा ना तभी दवा दूंगा तो मजा आता है। ऐसे दवा दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो पहले पहले पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन करवाया ताकि आपको दर्द पता चले, ये कैलकुलेशन करने में कितना दर्द होता है। और तब मैंने आपको इस शॉर्ट ट्रिक दिया ताकि आपके लिए दिमाग में छप जाए। चलिए एक और क्वेश्चन है। इस बार आप लोग ट्राई कीजिए, इस बार आप लोग ट्राई कीजिए। सुमन जी, अगर ऑप्शन में 79.9 रहेगा और 80 दोनों रहेगा तो फिर ट्राई कीजिएगा लॉन्ग वाला। अगर आपकी किस्मत इतनी खराब रहेगी कि आप हाथी पे भी बैठे हैं तो भी कुत्ता काट के आपको जा रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन का ट्राई करो ज्यादा फटाफट। विद इन अ मिनट जवाब देना है, विद इन अ मिनट जवाब देना है। विद इन अ मिनट जवाब देना है, विद इन अ मिनट जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिए। बाबा सिद्दीकी का है 69, आयुष का है 70, अनुप्रिया का है 71। बहुत बढ़िया। अगला आइए 72 वाला। 69 हो गया, 70 हो गया, 71 अनुप्रिया हो गई, 72 डालिए। हाँ देखा मेरे, मैं बताया ना अरुणेश जी। नेक्स्ट आ गया 72। अब आ जाओ बेटा, तीसरा जो हो जाएगा 73 डाल दीजिए। नालायको, 4 आंसर लेके आ गए, 4 ऑप्शन यही दे दिए हैं। बाबा सिद्दीकी जी का है 79, आयुष हो गया 70, देन अनुप्रिया 71, अरुणेश आपके 71। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन यहीं पे है। अब आप लोग में से, आप बाकी जो बच्चे हैं उसी 4 में से कोई कोई चुन लीजिए। ठीक है, इसी 4 में से कोई एक चुन लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह बिना ब्रश किए बैठे हैं नालायक सारे। बेसिक कैलकुलेशन हो नहीं रहा है इनसे।
मैंने क्या बोला? शॉर्टकट का या शॉर्ट ट्रिक का पहला रूल कि सारी चीजों को सीक्वेंस में डालो, 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 सीक्वेंस में डालो। उसके बाद जहां आपको मिनिमम डिफरेंस रहती है वहां से चालू करो। कहां मिनिमम डिफरेंस है सर? इन दोनों के बीच में। एक्स आपकी क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि डिफरेंस 0 है। तो 66, 66 और यही वाला 66 क्या बन जाएगा सर? 69, 69 और ये वाला 69 क्या बन जाएगा सर? फिर डिफरेंस 0 ही है, फिर डिफरेंस 0 ही है, फिर डिफरेंस 0 ही है, तो ये हो जाएगा 72, 72 और इधर 59। ये दोनों मिलके भैया डिफरेंस क्या है? 9 से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली 72 ही गिरेगा। क्लियर है? अरे है कि नहीं आसान? है कि नहीं आसान? क्वेश्चन 1 मार्क में आपको देगा। उतना ज्यादा आप कहानी करने की जरूरत नहीं है, खटाखट खेलोगे आप लोग। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में समय की बहुत कमी रहेगी, तो समय बचाना सीखिए। खड़ाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, विद इन अ मिनट जवाब चाहिए, विद इन अ मिनट जवाब चाहिए। देख, ना समझ पाया। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट जवाब दो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, विद इन अ मिनट जवाब देना है। Machine in steel plant fabricating industry is found to be producing a sound level of 50 decibel. In the expansion plan, one more such machine needs to be added. What will be the combined noise level? मतलब दो दो हैं बाबा। बाबा सिद्दीकी जी का जवाब आ चुका है भैया, बाबा सिद्दीकी जी का जवाब आ चुका है। अरे दो दो 50 के हैं, इसमें क्या है? आप लोग दिमाग लगा रहे हो? दो दो 50 के हैं, दो 50 के हैं, दो 50 के हैं, खत्म। डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो। एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3, 50 50 50 तोला। डिफरेंस कितना है भैया? जीरो। डिफरेंस जीरो है तो उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। चलिए, समझ में आ गई बात? चलिए एक और बात आपको समझाता हूं थोड़ा सा। मैं जहां रहूं, मैं कहीं, तेरी याद साथ है। चलिए, क्या करते हैं आज? हमारे जो रिया जी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। रिया जी तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि वैसे ही हैं। ठीक है, ये हमारे रिया जी हैं। यहाँ पे सोर्स है, मतलब यहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ रिया जी खड़ी हैं। इनको जो साउंड प्रेशर फील होता है वो होता है L1। इनको जो साउंड प्रेशर फील होता है वो होता है आपका L1। इनको जो साउंड प्रेशर फील हो रहा है वो हो रहा है L1। अब रिया जी की जो दोस्त हैं वो है प्रिया जी। प्रिया जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। उनका हेयर स्टाइल कैसे रखती है वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अब ये जो प्रिया जी हैं, इनको साउंड जो फील हो रहा होगा ये इनको L2 फील हो रहा होगा।
इनको L2 फील हो रहा होगा। तो रिया जी का अपना L1 है, इनको आपको L2 फील हो रहा होगा। आप लोग मुझे बताइएगा किनको ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल फील हो रहा होगा, किनको ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल फील हो रहा होगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। किनको ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल फील हो रहा होगा, किनको ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल फील हो रहा होगा, किनको ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल फील हो रहा होगा। किनको ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल फील हो रहा होगा। रिया जी को, बिल्कुल। तो हमने एक मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऐसा फॉर्मूला बना लिया है कि जो आपका L2 होगा ना, वो L1 माइनस, क्योंकि L1 से तो कम ही होगा, 20 log base 10 डिवाइडेड बाय R2 अपॉन R1। R2 R1 क्या है, आपका डिस्टेंस है। R2 R1 क्या है, आपका डिस्टेंस है। और जब भी आप डिस्टेंस लेंगे सर, जब भी आप डिस्टेंस लेंगे सर, तो डिस्टेंस हमेशा आपका जो होगा वो होगा फ्रॉम द सोर्स। डिस्टेंस चाहे आप रिया जी का लें या आप प्रिया जी का मेजर करें डिस्टेंस, दोनों का क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सोर्स से ही मेजर किया जाएगा, सोर्स से ही मेजर किया जाएगा। तो दिस बिकम्स ए फॉर्मूला फॉर अस। बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, आपने कोई डिराइव वाइव नहीं किया है बेसिकली। तो L1 - 20 log base 10 R2 अपॉन R1, ये फॉर्मूला दिमाग में अगर है, दिमाग में है तो रखिएगा, ठीक है। नोट वगैरह हो गया है तो क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे फटाक से। क्विकली जवाब देना है, क्विकली जवाब देना है, क्विकली जवाब देना है आपको, ठीक है। चलो, अगर आपने ये देख लिया है तो एक क्वेश्चन बनाइए। ऐ तेरे बंदे हम है, वो हम पर चले और बदी से टले, ताकि ते हुए मालिक तेरे बंदे।
बड़ा कमजोर है भी लाख जो खरा है दयालु भरा तेरी कृपा से धरती तू ही ले लेगा हम खर्च और बदी दम। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था बच्चा। R2/R1 की वैल्यू वो आपको बोल दिया है, R2 2 × R1 होगा। R2 2 × R1 होगा। हमने बस उतना ही किया है और कुछ नया नहीं किया है। हमने बस उतना ही किया है और कुछ नया नहीं किया है। अब जो भी आपकी आ रही है कैलकुलेट करके, आई थिंक मिसा, आयुष, नाज और नंद और इवन रिया, ऑल, राहुल एंड रोहित ऑल्सो, हाँ ये सब लोग मुझे 73.98 के आसपास जवाब दे रहे हैं। सो दैट ओनली आई एम टेकिंग। चलिए एक और क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ। क्विकली मुझे बताना, ताकि फिर हम आगे वाले पार्ट पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इस कमी करा। हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा है। एक बिंदु स्रोत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक सौर मीटर ने 74 डेसिबल रिकॉर्ड किया। ओके। बिंदु स्रोत से 60 मीटर की दूरी पे पाठ्यांक होगी। भैया मुझे तो हिंदी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, मतलब अच्छी थी, आजकल बिगड़ गई है। एक्चुअली हिंदी अच्छी थी, बट हिंदी मीडियम में जो नहीं पढ़ा हूं ना, इस वजह से मैं कुछ बच्चों की हेल्प नहीं कर पाता हूँ। हिंदी तो अच्छी थी मेरी ड्यूरिंग स्कूल डेज, लेकिन हिंदी मीडियम वाला पार्ट नहीं था। अब इसमें क्या है, आपका 74 डेसिबल है, आपका -20 log/10 डिवाइडेड बाय रीडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, मतलब भैया 60 / 30 खेला हो जाएगा। 60 / 30 खेला होगा, खेला। सर संस्कृत कैसी थी? संस्कृत तो जब मैं मतलब नवोदय विद्यालय गया था, तो नवोदय विद्यालय जानते होगे ना, नवोदय आप लोग, उस टाइम संस्कृत नहीं था सब्जेक्ट। उसकी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि संस्कृत में बहुत वीक था मैं। रीडिंग वाई मतलब बच्चे में जो संस्कृत पढ़ाते हैं ना, उस टाइम में बहुत वीक था। मुझे कभी याद नहीं हुआ, हमेशा मार ही खाया हूँ मैं। फिर हमारे जो शिक्षक होते थे वो सोचते थे, बालको बालक बालका ऐसा वाले जो करवाते थे ना, तो फिर वो सोचते थे। 67.98 के आसपास, 67 आसपास जवाब दे रहे हैं, वो सही लगेगा मुझे। 67.98, क्योंकि मोस्टली लोग वही जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं, थोड़ा सा कुछ और करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए।
नहीं, संस्कृत पढ़ना अच्छी बात है। आज के टाइम में देखो समझ होनी चाहिए। जब हम बचपन रहते हैं तो हमको वो समझ कोई नहीं डेवलप किया रहता। आप एक जिन सब्जेक्ट में आप वीक रहते हैं ना, उस सब्जेक्ट का आपको मतलब कोई समझ डेवलप नहीं किया कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, आपका इंग्लिश क्यों वीक रहता है, आपकी संस्कृत क्यों वीक रहती है, क्योंकि किसी ने आपको ये बताया नहीं कि संस्कृत का क्या यूज है, कैसे आगे आपको काम आएगा। जिस दिन आपको बता दिया जाता है फिर तो आप बंगाली भी पढ़ लेते हो, फिर तो आप महाराष्ट्रियन भी पढ़ लेते हो एज अ बिहारी। महाराष्ट्रियन तो पढ़ेंगे ही आप, मतलब मराठी भी पढ़ लेते हो, कल को टफेस्ट लैंग्वेज है आपके इंडियन स्टेट का मलयालम, आप मलयालम भी पढ़ लोगे। तो आपको अगर जरूरत उसकी बताई जाएगी ना, लोग जाके फ्रेंच पढ़ लेते हैं तो संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। तो लोग जाके आपका फ्रेंच जापानीज पढ़ रहे हैं इंडियन लोग, तो संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। उसकी जरूरत हमको अगर बता दी जाए ना सही तरीके से, हमारे शिक्षक जो हों या जो भी हों हमारे पढ़ाने वाले ट्यूटर, वो अगर हमको उसकी इंपॉर्टेंस बता दें, उसका हमको समझ बता दें ना, तो ऑटोमेटिकली हम सीखने लगेंगे, ऑटोमेटिकली हम सीखने लगेंगे। तो जिस लैंग्वेज में जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना, इसका मतलब आपको उसके जो शिक्षक हैं या जो भी आपके जो भी हो किसी भी फॉर्म में, आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया, आपको उसका एप्लीकेशन नहीं बताया गया। इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश मार्क्स लाना है, अगर कोई बताता कि भाई इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है, सबकी इंग्लिश अच्छी होती। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग कि भैया इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, आपको कोई ये बताता कि इंग्लिश क्यों पढ़ना है, तो सबकी इंग्लिश अच्छी होती, सबकी संस्कृत अच्छी होती। देखो, अनन्या बोल रहे हैं कि सर स्कूल डेज में संस्कृत अच्छी नहीं थी, पर अब भगवत गीता और रामायण पढ़ी है तो आने लगी है। देखो अच्छी बात है, ये इनके इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के रहने के बाद आदमी कुछ भी सीख सकता है। अगर आपकी इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत हो गया, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। SPL 20 log base 10 P/P0, बेसिक फॉर्मूला जो आपको बताया था मैंने, 20 log base 10 P0। P0 हमारा कितना होता है, 20 माइक्रो पास्कल, डिवाइडेड बाय, यहां जो P दे के रखा है वो दे के रखा है 0.002, 0.3 बार 0 है, फिर 2 है, माइक्रो बार है। अब याद करो लॉन्ग लॉन्ग ईयर अगो 1 बार इक्वल टू कितना होता था, 10। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता था। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता था। ठीक है, तो हमने 10⁵ वहां लिख दिया। अब ये ऊपर बदल गया आपको माइक्रो पास्कल में, नीचे भी आपका माइक्रो पास्कल है। अब सिर्फ सॉल्व करना बचा हुआ है। 1 2 3 4, 4 तो मतलब आपके ये तो चला ही जाएगा, तो 20/20 1 हो जाएगा, लॉग बेस 10 ये 0 आ जाएगा। 0 डेसिबल आ रहा है, 0 डेसिबल आ रहा है, कुछ लोगों का 100 आ रहा था ना, लाइक 0 डेसिबल। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये, 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलो, अब एक और टर्म आपको पूछा जाता है, एक हो गया आपका टोटल साउंड प्रेशर लेवल, एक टर्म आपको पूछा जाता है, इसको लोग बोलते हैं एवरेज साउंड प्रेशर लेवल। एवरेज साउंड प्रेशर लेवल क्या होता है सर? एवरेज साउंड प्रेशर लेवल ये बेसिकली है कि भैया देखो आपका कोई एक साउंड है, कोई एक ही साउंड है, वो अलग अलग टाइम पीरियड में अगर आपको अलग अलग टाइम, फॉर एग्जांपल आपका एक जनरेटर है या आपकी एक स्पीकर है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग साउंड प्रेशर लेवल पे आपकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और आपको किसी ने बोला कि भैया एक काम करो ना, इस स्पीकर का मुझे एवरेज साउंड प्रेशर लेवल बताओ। ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम में L1 दिया था, फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में L2 दिया था, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में L3 दिया था, फिर एक L4 दिया था, ऐसे आपको वैल्यू दी हुई थी, और किसी ने आके बोला कि भैया मुझे एवरेज साउंड प्रेशर लेवल निकालो। क्या निकालो? मुझे एवरेज साउंड प्रेशर लेवल मुझे निकालो। तो एवरेज साउंड प्रेशर लेवल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो देखो क्या होगा, ASPL एवरेज साउंड प्रेशर लेवल 20 log base 10 1/n समेशन ऑफ 10⁻Li डिवाइडेड बाय 20, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एन जो हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने आपके पास ऑब्जर्वेशंस आए थे, L1 L2 L3 जो भी आपके आए थे, समेशन करना है आपको किसका, 10⁻Li डिवाइडेड बाय 20,
Li आपका L1 भी हो सकता है, देन L2 हो सकता है, देन L3 हो सकता है, देन L4 हो सकता है। तो आपको बेसिकली समेशन करना है। ये आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज साउंड प्रेशर लेवल का। ये आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज साउंड प्रेशर लेवल का। एवरेज साउंड प्रेशर लेवल का। क्लियर है? तो एक ही साउंड आपको अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग साउंड निकाल रहा है, तो उसका अगर मुझे एवरेज साउंड प्रेशर लेवल निकालना होगा तो ऐसे हम खेल सकते हैं। इस तरीके से हम खेल सकते हैं। इस तरीके से हम खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको जो टर्म आता है, अरे ये टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है वो आता है इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल। इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल। बेसिकली क्या है, अब देखो कि आपको अगर मालूम है कि भैया टाइम पीरियड भी अगर मेंशन है कि भैया L1 जो साउंड प्रेशर आया था वो T1 टाइम के लिए आया था, फिर L2 जो आया वो T2 टाइम के लिए आया, L3 जो आया वो T4 टाइम के लिए आया, L4 जो आपको आया वो T5 टाइम पीरियड के लिए आया। मतलब आपको टाइम भी मेंशन कर दिया गया है। और तब आपको फॉर्मूला निकालने बोले कि भैया इस इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल का फॉर्मूला बताओ, इस इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल का फॉर्मूला बताओ। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log base 10 summation of 10 to the power Li by 10 into Ti into Ti into Ti। इन चीज का समेशन करना है आपको। Li आपका वही रहेगा, L1 L2 L3 यही आपका Li रहेगा, यही आपका Li रहेगा। Ti जो है आपके लिए बस थोड़ा समझना है, Ti बेसिकली क्या है ना, जैसे ये आपका T1 हो गया, तो T1 डिवाइडेड बाय समेशन T जो है आपका पूरा, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हो जाएगा आपका कैपिटल T1। अगर आपको कैपिटल T2 निकालना होगा तो वो हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय समेशन T। अगर आपको कैपिटल T3 निकालना होगा तो हो जाएगा T3 डिवाइडेड बाय समेशन T। तो जस्ट लाइक दैट आपको ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L इक्विवेलेंट का। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड काम होगा बच्चा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड काम होगा तो थोड़ा सा आपको, और सब एक ही टाइप से, मतलब ना सिमिलर पैटर्न के सारे फॉर्मूले, क्योंकि सब साउंड प्रेशर लेवल के फॉर्मूले को ही ट्विक करके निकाला गया है, उसी को तोड़ मरोड़ करके बनाया गया है। तो सब आप फॉर्मूला आपको सिमिलर ही लगेगा। टीआई जो है वो पावर में मल्टीप्लाई है या नहीं, नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, ये अलग लिख लो भैया, ये आपका अलग है बच्चा, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ये पावर के साथ नहीं बच्चा, ये आपका अलग है। ठीक है आयुष जी, या आयुष बच्चे के दिमाग में डाउट था? ऐसा डाउट ना ही रहे तो बढ़िया है। ठीक है आयुष, पावर में लग रहा था ना, हाँ इसीलिए मैंने हाँ, मुझे मालूम हो गया कि आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। 10 टू दी पावर Li बाई 10 इंटू Ti। Ti आपका अलग रहेगा, Ti आपका अलग रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको आई नो ये सब समझ में आता है। क्वेश्चन किए बिना तो फील नहीं आता है ना, क्वेश्चन किए बिना तो फील नहीं आता। चलिए ये देखिए आपका एक इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन है मेरे पास, इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर निकालने का एक क्वेश्चन है। बिना कैलकुलेटर के ये क्वेश्चन करना संभव नहीं है अक्षित बच्चा, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में अगर आएगा भी तो वैसा आएगा ना कि एक दो का आएगा, बस दो दो का मिक्सअप करना होगा।
इजी अगर 1 मार्क का देगा, वैसे देगा नहीं, बट ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए। जो 1 मार्क का क्वेश्चन था वो मैं आपको करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला समझ में आए, कैसे अप्लाई किया हमने फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन सा है, पहला केस कौन कौन सा है। फर्स्ट बोल रहा है 70 डेसिबल फॉर 20 मिनट, देन 60 डेसिबल फॉर 70 मिनट। तो T1 हो गया आपका, ये हो गया आपका T1, ये हो जाएगा आपका T2, ये हो गया 120 डेसिबल फॉर 5 मिनट और 50 डेसिबल फॉर 85 मिनट। चलिए, तो अब हम लोग इसका अगर देखें तो मुझे T1 निकल जाएगा, पहले का हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस 70, 90, 90 प्लस 90, 180 हो जाएगा ना, 180। तो 20 डिवाइड बाई 180 क्या हो जाएगा आपका। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं L इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 log base 10, समेशन ऑफ सबका चाहिए मुझे, तो 10 टू दी पावर Li/10 है आपका। तो फर्स्ट Li है आपका 70, 70/10 हो जाएगा 7 इंटू 20 डिवाइड बाई 180 दैट इज Ti, प्लस सेकेंड केस के लिए हमारा जो Li है वो है 60, तो 60 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा आपको 6 इंटू जो Ti हो जाएगा क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 180, प्लस नेक्स्ट केस के लिए आपका जो Li है वो है 120, तो 120 के डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, मतलब 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। और जो आपका Ti हो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 180, प्लस नेक्स्ट 50 डेसिबल है आपका, तो 50 डिवाइड बाई 10 5 हो जाएगा, और आपका जो Ti हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपने समेशन कर लिया, अब मुझे जवाब दे दीजिएगा। बिना कैलकुलेटर के ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए फॉर्मूला ही बस पूछ सकता है। क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो वो पूछेगा, क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो वो पूछेगा, क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो वो आपसे पूछेगा। एसएससी जेई मेंस में तो आ सकता है सर, वहाँ कैलकुलेटर अलाउ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई साहब कि आप कम से कम एसएससी मेंस का सोच तो रहे हैं। यहाँ पे कई नालायक सिर्फ अभी एसएससी प्रीलिम्स का ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए, मेंस तक का सोच तो रहे हो आप एटलीस्ट। उनको लग रहा है एसएससी मेंस की एक अलग क्लास होगी, उसमें अलग इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा लगा ये आपका मैसेज देख के। 104.43, लगभग यही आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, जो आपका जवाब आया है मैंने वही लिख दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई दिस वन। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या किया है आपको, एज पर द नॉइज लेवल जो हमारा रूल 2000 है उसके आधार पे जो आपकी लिमिट है वो मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो मैंने आपको पूरा टेबल ही बना दिया है यहाँ पे, ताकि आप इसको याद रखें। मैंने आपको ये पूरा टेबल ही बना दिया है इस क्वेश्चन में, ताकि आप इसको याद रखें। अब इसको टेबल को देख के मुझे बताइए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर। इस टेबल को देख के मुझे बताइए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर। ये टेबल आपके पास होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस टेबल को देख के आप बताइए ऊपर वाले का आंसर। इस टेबल को देख के बताइए ऊपर वाले का आंसर। टेबल को देख के बताना है, जानबूझ के मैंने टेबल यहाँ पे रखा है,
ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एक और 1 मार्क का क्वेश्चन, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। तो आपसे L40 का मान पूछ रहे हैं। बेसिकली इंटरपोलेशन करना होगा आपको यहाँ पे, बेसिकली इंटरपोलेशन आपको करना होगा यहाँ पे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, फटाक से बन जाएगा। इंटरपोलेशन कीजिए, कहानी खत्म। इंटरपोलेशन कीजिए, कहानी खत्म दादा। दिल तो पागल है। चिट्ठी चांद तुम थी, कोई देश चांद देश जहाँ तुम जहाँ। कोई संदेश चांद का देश तुम से जाने। हाँ, अरे इंटरपोलेशन खेल लो, नहीं आता इंटरपोलेशन तो, अगर नहीं इंटरपोलेशन नहीं आता तो और सिंपल तरीका बता रहा हूं, वो दिमाग में रखो। एक ट्रायंगल है, इसका इस एंगल को इक्वेट करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल को एक बार छोटे ट्रायंगल से इक्वेट करना, मतलब इस ट्रायंगल की वैल्यू एक बार छोटे ट्रायंगल के लिए निकालना, एक बार बड़े ट्रायंगल के लिए निकालना, बस। पहले बड़े ट्रायंगल के लिए निकालोगे तो क्या होगा आपका, ये 100 है, इधर 0 है, तो 100 माइनस 0, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, होता है या नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 100 माइनस 0 आपका परपेंडिकुलर आ गया। बेस कितना होगा, 100 से 50 ही है, बेस में यहाँ पे 50 ही है, यहाँ 0 नहीं है, बेस में यहाँ पे 50 ही है। इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 40 माइनस 0, 40 माइनस 0 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेचारा, 100 माइनस एल, 100 माइनस L40। चलिए खेला होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L40। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू को आपको कितनी होनी पड़ेगी, 100 माइनस L40 को आपको 20 होना पड़ेगा। तो L40 आपका 80 डेसिबल होगा। तो क्यों सी, क्यों मेरा तो बी आ रहा है, सी कहां से आ गया, सी का कहां से स्कोप बन गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, सी का कहां से स्कोप बन गया बच्चे, सी का स्कोप कहां से बन गया, समझ में आया क्या। चलिए, तो विद दिस आपका नॉइज पोल्यूशन चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा इन्वायरमेंट का सिलेबस पूरा का पूरा हमने डिस्कस। ओम स्वाहा, सबकी शांति के लिए।
ठीक है, अभी आपका सिलेबस मैंने आप लोग को टाइम से बिफोर ही कंप्लीट किया है, बट आपकी जितनी भी डिस्कशन की रिक्वायरमेंट थी, जो भी आपका सिलेबस था, वो पूरा मैंने आपको इस टाइप से सिलेबस बता दिया है, ताकि आप एसएससी मेंस भी दें तो कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आप कल को ईएससी का प्रीलिम्स भी दें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है वो भी अगर आप देंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से मैंने आपको सिलेबस बताया है और इस तरीके से सिलेबस मैंने आपको करवाया है। हाँ, क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो क्वेश्चंस जो आपको डीबीबी में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस मैंने दिलवाए हैं, वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एसएससी लेवल के हैं, वो आपको एसएससी लेवल के हैं। ठीक है, जो आपने अभी एग्जाम देना है। ईएससी लेवल के लिए क्वेश्चन मैं वहां पे नहीं करवाया हूं आपको डीपीपी या फिर आपके वीकली टेस्ट में, क्योंकि अभी आप एसएससी लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किया है वो आपका हर जगह यूज हो सकता है, वो आपका हर जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह आप लोग को डिस्टर्ब करता था मैं 2 ढाई 3 घंटे, अभी से कोई और डिस्टर्ब करेगा ऐसा नहीं है। आपकी क्लासेस नेक्स्ट शेड्यूल जो आपको पता चल जाएगा उसके 1-2 दिन बाद पता चले, तो अगर आपका 1-2 दिन तक या 2-3 दिन तक आपका ऐसा शेड्यूल मॉर्निंग क्लास में ना हो, तो आप उस टाइम को किस में यूज़ करेंगे बताइए। अगर आपको 2-3 दिन ऐसा हुआ कि आपका मॉर्निंग 8 AM की क्लास नहीं हुई, तो आप उसको क्या करेंगे यूज़? फटाफट बताइए सब लोग, फटाफट बताइए सब लोग। ये जो आपको नॉइज लेवल बता रहा था बच्चा, ये आपका इंडोर लेवल का बता रहा था, मैं ये आउटडोर लेवल का बता रहा हूँ। ये जो आपके नॉइज लेवल है वो आपके इंडोर लेवल के हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको, सॉरी इंडोर बोल रहा हूँ बार बार, ये आउटडोर लेवल के हैं बच्चा, ये आपके आउटडोर लेवल के हैं। ये जो आपको नॉइज लेवल में आपको बता रहा था, ये आपका आउटडोर का बता रहा था मैं आपको, इंडोर का नहीं बता रहा था। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, जो भी करना है करना, बट यूटिलाइज करना है इस टाइम को। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम अक्टूबर में ही, तो आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, उसको यूटिलाइज करना। अच्छा, एक बात मैं इन जनरल डिस्कस करना चाहता हूँ, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग को आता होगा, तो मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब देना, उसके बाद मैं आपको क्लास का फीडबैक लूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं आपको एसएससी और इसके इन सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक थोड़ा फीडबैक तो बनता ही है। और मैं फीडबैक यही या तो लाइव में ले लेता हूँ, या फिर आप टेलीग्राम में, हर आदमी मुझे मैसेज कर देगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैसेज कर देगा तो चलेगा। बट बिफोर दैट मुझे एक बताइएगा बात, कि नॉइस अगर आपको कम करना हो तो क्या क्या तरीका हो सकता है। किसी एरिया में अगर नॉइस कम करना हो तो आप, उसका बेहतर तरीका है कि अच्छे से आप टाउन प्लानिंग कर लीजिए। टाउन प्लानिंग अगर आपने अच्छे से किया है ना, तो सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हो। इवन किसी एरिया में आपको दिखता है कि रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया को दूर रखिए, वैसे एरिया से आप मतलब जो मेन ट्रैफिक जहाँ पे एरिया है वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया मत रखिए। या फिर आपको लगता है कि अगर आसपास आपकी कोई बहुत बड़ी रोड जा रही हो, तो उसके आसपास आप बहुत सारे पौधे लगा दीजिए, वो भी आपको नॉइस को रोक देगा। ठीक है, आप झाड़ियाँ लगा दीजिए, बहुत थिक वाली जो झाड़ियाँ आती है वो लगा दीजिए, ये सब भी आपके क्या करेगा, नॉइस लेवल को कम करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एक काम करते हैं, फीडबैक क्या यहाँ पे नहीं, मैं सबका चाहता हूँ जेन्युइन फीडबैक। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ही सब लोग जितने बच्चे हैं, मैं सबका नाम जानता ही हूँ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्लास में जितने सारे बच्चे हैं सबका नाम जानता हूँ, तो एक बार ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये फीडबैक मैं इसलिए भी शायद पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद एसएससी में ही क्लास ले रहा हूँ, इसलिए भी शायद मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। अगर ये गेट ईएससी की क्लास रहती तो ये मैं नहीं पूछता आपसे। थैंक यू सो मच, मजे किया आपने, और ऐसे ही आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी मजे करते रहो। एयर और नॉइज पोल्यूशन के बहुत आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। एयर, नॉइज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे दिखेंगे, तो उसको आप आराम से पढ़िए। और जनरली द बुक विच आई रेफर, अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो जो बुक मैं रेफर करता हूँ वो ये है। आई प्रेफर दिस बुक। मैं ड्यूरिंग कॉलेज डेज ही मेरा ये बुक प्रेफर करता हूँ। इस बुक का नाम मैंने आपको शायद मेंशन करवा भी दिया था, ये है आपकी संतोष कुमार बुक। इस बुक को मैं रेफर करता हूँ फॉर एनी डाटा रिलेटेड थिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको किसी चीज में डाउट लगे तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है।
और अगर इस बुक के बाद भी आपको कुछ डाउट लगे, ऐसे तो नोट्स ही काफी है, नोट्स ही आप पूरा पढ़ ले तो काफी है, ठीक है, नोट्स ही आप पढ़ लो तो वो आपका काफी है, ठीक है, नोट्स ही काफी है। बस यही ध्यान रखना कि क्वेश्चन जितना से ज्यादा कोशिश करो, एक टारगेट सेट कर लो कि इन्वायरमेंट का 1000 क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे ना तो जो फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे मिस नहीं होंगे। वरना पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या होता है ना, एक बच्चों में कमी रह जाती है, वो क्या कमी रह जाती है ना कि उनको ना फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन हिट नहीं कर पाते हो। फैक्चुअल डाटा वाले जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, इसका वो कितना होगा, तो इस टाइप की चीजों के लिए ना आपका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाएगी, फैक्चुअल वाले डाटा आपके जो वो बन जाएंगे, ठीक है। कई बार आपको कि भैया रोड की लेंथ कितनी चौड़ी होती है, अब ये सब जो है ना फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। नोट्स को बार बार पढ़ने से ना आपका कंसेप्ट भले ही ठीक होता जाएगा, लेकिन फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो टारगेट करके रखिए, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में एक टारगेट रख लीजिए कि 1000 क्वेश्चन करना है, तो चाहे आपका ईएससी प्रीलिम्स हो, चाहे आपके एईजेई का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए वो कर लो, चाहे कई कुछ बच्चे यूथ की बुक बता रहे तो वो कर लो, जहां से भी आपको मिले, बट 1000 अच्छे क्वेश्चंस कर लो। डीपीपी तो सारे लगाने ही है, वीकली टेस्ट तो सारे लगाने ही, आई थिंक 10 या 11 डीपीपी दिया है, तो उधर से भी आपको पर क्वेश्चन पर डीपीपी 20 क्वेश्चन देख लें तो 10 ही मान लिए, डीपीपी 10 ही माने तो 10 20 200 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल गए। फिर 4-5 आपके वीकली टेस्ट जाएंगे तो वहां से भी आपको लगभग 50-60 क्वेश्चन वहां से मिल गए, तो लगभग 300 क्वेश्चन आपको वहां से मिल गए। 100 क्वेश्चन आपका क्लासरूम के क्वेश्चन है, प्लस आप लगा लो 600 500 या 700 क्वेश्चन और आप बाहर से लगा लो, हो गया आपका काम, हो गया, ठीक है, ठीक है। मजे कीजिए, और जब भी आपको लगे कि इन्वायरमेंट मुझे क्विकली रिवीजन करना है, जब भी आप लोग को लगे मुझे इन्वायरमेंट क्विकली रिवीजन करना है, विद इन ए डे मुझे रिवीजन करना है, तो मैंने आप लोग को 14 आवर वाला जो मेरा रिवीजन वाला था वो है तो गेट के लिए मैंने लिया था, लेकिन उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू फटाफट सारी चीजें कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि वहां मैंने 14 आवर में कंटिन्यूसली आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट रिवाइज कर दिया है, तो उसको आप यूज कर सकते हो अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि सर मुझे ना फटाफट एक बार सारी चीजें रिकॉल करनी है, तो ईयरफोन लगाए अपना वॉक कर रहे हैं, कहानी सुनते गए और वो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन समडे, किसी और क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, सेफ रहें। अभी आपकी एक और वीकली टेस्ट बची है, तो इस वीकली टेस्ट आपकी मे बी जो वीक में होती है, वीकडे में या वीकेंड में होती है, वहां पे होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप सब लोग प्रिपेयर रहना। उसका सिलेबस शायद आपको एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ये नॉइज पोल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।